हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक नई क्लास के बारे में देखने वाले हैं। आज की ये जो रीजनिंग की क्लास रहने वाली है इसका पार्ट नंबर 117 यानी कि 117 रहने वाला है। और आपने इससे पहले के यदि 116 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्ज़ाम से जो संबंधित क्वेश्चन है वो पिछले पार्ट्स में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। साथियों आज की ये क्लास में एक बार फिर से हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो सारे के सारे प्रश्न पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। आज की इस क्लास में कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 15 कहा कि दी गई आकृति में दोस्तों त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं ये हमें बताना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, कहा यदि ग्राउंड को ये लिखा जाता है तो एफिड का कोड क्या होगा ये बताना है। सॉरी, यहाँ पर गार्ड लिखा है और गार्ड का कोड ये होगा, तो एफिड का कोड क्या होगा ये बताना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें एक सीरीज दे रखी है और ये जो सीरीज है इसके अंत में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। इसके स्थान पर साथियों बताना है कि ये सीरीज का जो अगला पद होगा ये कौन सा पद रहने वाला है। तो साथियों आज एक बार फिर से रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले याद रखेंगे ये जो अपनी क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे दोस्तों एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, एसएसबी, यूपीपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट। ये जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास एक इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार और दमदार क्लास साबित होगी। चलिए शुरुआत करने से पहले दोस्तों याद रखेंगे एक जानकारी ले लीजिए। यदि आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाता है और इंस्टाग्राम पर आप हमसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है दोस्तों हमसे, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है तो उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे होगा। साथियों हमें बताना है जो सिनेमा होता है ये किससे संबंधित बताया है, तो याद रखेंगे ये बताया गया है दर्शक गण से। किससे बताया गया है, तो आप कहेंगे सर दर्शक गण से बताया है। और संबंध किसका पूछा है दोस्तों, चर्च का पूछा है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो सिनेमा होता है, सिनेमा हम क्या करते हैं, सिनेमा में कौन जाते हैं, तो आप कहेंगे दर्शक गण जाते हैं। किस लिए जाते हैं, कोई मूवी आई हो, कोई अच्छा शो चल रहा हो तो सिनेमा में लोग जाते हैं, तो इसलिए सिनेमा में जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, दर्शक गण कहा जाता है। उसी प्रकार चर्च एक प्रकार का धार्मिक स्थान होता है, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, इस्लाम में मस्जिद होती है, उसी प्रकार ईसाइयों में क्या होता है, चर्च होता है। और चर्च में लोग क्या करने जाते हैं, प्रे करने जाते हैं, यानी कि दोस्तों याद रखेंगे क्या करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रार्थना। चर्च में किस लिए जाएंगे, लोग प्रे करने जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करने जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चर्च का संबंध प्रार्थना से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको सही लगा के आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन में कहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों बताना है कि कौन सा नंबर आएगा अंतिम में जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिए साथियों सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमें लॉजिक क्रैक करना होता है, इसका लॉजिक क्या चल रहा है। सबसे पहले देखो हमसे कहा है कि पहली संख्या, कहाँ पर लिखा है, पहली संख्या दूसरी से संबंधित है, मतलब जो ये पहली संख्या 12 है दूसरी 120 से संबंध बना रही है। उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंध बना रही है और वही बताना है पांचवी संख्या का छठवीं संख्या से क्या संबंध होगा, ये बताना है। तो चलिए बात करते हैं अगर इसके लॉजिक की। तो सबसे पहले आप लॉजिक देखेंगे 12 को 120 कैसे लिखा गया है, 12 120 से कैसे संबंधित है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यही वाला 12 और इसी 12 में से 2 घटा करके लिख देंगे 10। ठीक है, क्या लिख देंगे 10 और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साथियों 120 आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। हमने क्या किया है दोस्तों, ये 12 था, 12 को हमने 12 लिखा, उसके बाद 12 में से अपने साइड से क्या कर दिया, -2 कर दिया तो आया 10 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 120 हो गया। अब इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 20 लिखेंगे,
20 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 20 में से अगर हम अपनी साइड से 2 घटा देंगे, यहाँ पर जो 20 लिखा है, देखिए गौर से समझना है, ये जो 20 लिखा है इसमें अपने पहले तो 20 लिखना है, पहले 20 लिखना है, उसके बाद अपने साइड से 2 घटा के लिखना है और आपस में इन दोनों का गुणा कर देना है। तो 20 में 2 घटाएंगे 18, और 18 का जब इनमें गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, मतलब दोस्तों 360 हो जाता है इसका सही उत्तर जो हमें इसमें दे रखा है यहाँ पर। अब यही बताना है दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, 5वें नंबर में जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो 3 का मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, और इसी 3 में से 2 घटा देंगे, तो 3 में से 2 घटा देंगे बचेगा 1, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा, जो छठवीं संख्या होगी वो हमारी 3 आ जाएगी। कैसे आई है, तो एक बार फिर से लॉजिक को समझ लीजिए। यदि आपको लॉजिक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर 12 दे रखा था हमें, 12 को हमने जगह पे रखा, उसके बाद -2 करके इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 12 - 2 करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो 12 10 120 हो जाता है। उसी प्रकार अगली बार में हमें 20 दे रखा था, तो 20 में हमने 2 घटा के आपस 20 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 20 में से 2 घटा दिया, ठीक है, तो याद रखेंगे 20 और 18 का मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया। उसी प्रकार 3 यहाँ पर दे रखा था हमें, ये वाला गौर से समझिए, कहाँ पर पेन चला रहे हैं, यहाँ पर, तो ये 3 था और इसी 3 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना था और अपने साइड से 2 घटा के करना था, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 3 और 1 का आपस में गुणा करेंगे 3 आएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है RTU का संबंध SUW से है, CEF का संबंध किससे होगा। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, नंबरों का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो R होता है सर 18 पर, T होता है हमारा 20 पर, और U होता है 21 पर। तो इसे क्या लिखा गया है, आप कहेंगे सर इसे हमें जो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ वो S है जिसका मतलब 19 होता है, U है जिसका मतलब 21 होता है, और W है जिसका मतलब 23 होता है। तो ये लिखा गया है, और कोड किसका बताना है, तो कोड हमें बताना है दोस्तों CEF, मतलब 3 और 5 और 6 का कोड बताना है, इसका बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं, चलिए बताते हैं इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले लॉजिक क्रैक करेंगे, तो 18 में यदि 1 जोड़ देंगे +1 कर देंगे 19 हो जाएगा, 19 में 20 में अगर +1 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे +2, मतलब 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। पहली बार में +1 करना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 में दूसरी बार भी +1 करना है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब ये जो 4 6 8 है ये किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4 पर आता है D, 6 पर आता है हमारा कौन F, और 8 पर आता है दोस्तों H। तो DFH जो दे रखा है ऑप्शन में वही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है दोस्तों, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो बताना है सक्षम का निधि से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इशारे करते हुए जो पूछा जाता है वही प्रश्न हमसे पूछा गया है। इसमें कहा है सक्षम ने कहा अपने मित्र से, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय दिया है। तो मैं अगर यहां पर दोस्तों सक्षम को रख दूं, अगर मैं दोस्तों यहां पर सक्षम को रख दूं तो सक्षम परिचय किसका दे रहा है, निधि का, मित्र को दे रहा है, और कहा है वह मेरे पिता, किसके पिता, सक्षम के पिता। तो सक्षम के पिता कहां पर आएंगे, इस सक्षम के ऊपर आएंगे, और पिताजी हैं तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। कहा है मेरे पिता की पत्नी, मतलब सक्षम की जो मम्मी होगी, पिताजी की यहाँ पर शादी हो जाएगी तो यहाँ पर मम्मी आ जाएंगी, और लेडीज आई है मतलब तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। मम्मी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र कौन बनेगा, मम्मी का एकमात्र पुत्र सक्षम ही तो बनेगा। तो सक्षम का मतलब मम्मी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, मतलब सक्षम की पुत्री यहाँ पर है, कौन है, तो दोस्तों जिसका परिचय दे रहा है अपने दोस्त को, किसका परिचय दे रहा है, परिचय दे रहा है दोस्तों निधि का। गौर से समझना है किसका परिचय दे रहा है, निधि का परिचय दे रहा है। तो निधि क्या लगेगी, निधि कह रहा है सक्षम का निधि से क्या संबंध है, तो उससे किसके साथ लगा है, से लगा है दोस्तों निधि के साथ। तो निधि सक्षम को क्या कहेगी, निधि कहेगी ये मेरे पप्पा जी हैं, कौन है, मेरे पिताजी हैं, मतलब पिता ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि यदि 8% 5 30 है, 9% 2 70 है, और 1% 4 -30 है, तो 2% 5 का कोड क्या होगा। यहाँ पर स्टार ये अलग से मिसटाइप हो गया, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये स्टार कुछ नहीं है। 2% 5 का कोड बताना है क्या होगा, तो बताइए। चलिए बात करते हैं अगर इस प्रश्न के लॉजिक के बारे में। तो सबसे पहले इसका लॉजिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर इसका लॉजिक क्या चल रहा है। लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले लिखा है 8% 5, क्या लिखा है दोस्तों, 8% 5 लिखा है, और इसको क्या लिखा गया है, 30 लिखा गया है। तो लॉजिक क्या है, इसको याद रखेंगे। देखिए 8% 5 का मतलब है यहाँ पर हम करेंगे इन दोनों का अंतर,
इन दोनों को घटा लेंगे आपस में, 8 में से 5 घटा देंगे तो 8 माइनस 5 कितना बचेगा दोस्तों, आप कहेंगे 3 बचेगा, और अपनी तरफ से 10 का गुणा कर देंगे तो 3 गुणा 10 मतलब 30 हमारा लॉजिक बन गया है। उसी प्रकार अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, ये वाला खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर में दे रखा है 9% दोस्तों 2। 9% 2 का मतलब ये है कि दोस्तों अगर हम 9 में से 2 घटा दें, 9 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और अपने मन से 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और वही प्रश्न में तो दे रखा है 9% 2 क्या है, 70 है। तो इस प्रकार से ये हमारा 70 भी आ गया। ठीक है, इसके बाद समझिए आगे क्या है, 1% 4 को कैसे लिखा गया है। तो मैं अगर 1% 4 की बात करूं, 1 माइनस 4, ठीक है, 1% 4 पहले लिख देता हूं। ठीक है, 1% 4 में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 4। तो दोस्तों 1 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या घटेगा, आप कहेंगे 1 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 3 बचता है, और माइनस का 3 में अपने मन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 30 आ जाएगा। और 30 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का आएगा। और माइनस का देखिए 1% 4 में माइनस का 30 दे रखा है। तो लॉजिक तो यही चल रहा है। और अब क्या बताना है, 2% 5 का मतलब बताना है। ठीक है, वो स्टार अलग से टाइप हो गया, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। 2% 5, 2% 5 का मतलब इनका अंतर बताएंगे। 2 माइनस 5 करेंगे तो सर माइनस का 3 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 3। और अपने मन से 10 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 जब गुणा करेगा 10 में तो कितना आएगा, एक बार फिर से माइनस का 30 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में माइनस 30 दे रखा है, सर ऑप्शन नंबर अगर हम पहले को ही देखेंगे तो माइनस में 3 दे रखा है। दोस्तों यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए लॉजिक मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। जो परसेंटेज में दे रखा था उसको पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा देना है और 10 का गुणा कर देना है। एज इट इज उत्तर आपका आ जाएगा। 2 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा, और 10 का जब गुणा करेंगे तो -30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं, एक संख्या अलग है, वह संख्या चुनें जो अन्य संख्याओं से अलग है। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस का क्वेश्चन दे रखा है वर्गीकरण का, और वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों, 3 एक जैसे दिखाई देते हैं, और जो चौथा ऑप्शन होता है इन 4 में से वो एक डिफरेंस होता है। तो इसको याद रखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा इसका लॉजिक की बात करेंगे। देखिए इसका जो लॉजिक बताया गया है एग्जामिनर के द्वारा, तो इसमें क्या किया है, 317 को अगर डिवाइड बाई 11 करेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, गौर से समझना है। चलिए काट के देख लेते हैं क्या क्या कर सकता है। 11 काटेंगे, 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 22 31 में से 22 जाएगा तो 9 बचेगा, और 97 तो 11 9 के 99 होता है, मतलब ये 11 से नहीं कट रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 11 से ये नहीं कट रहा है, 317। उसके बाद देखेंगे हम सर 349 को। 349 को देखेंगे तो दोस्तों समझना है आपको, 11 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे तो 11 3 33, और यहाँ पर 34 से तो बचेगा 1 और 19, तो 11 दूने के 22 होता है, 19 तो होता नहीं है। तो मतलब ये वाला भी लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद कहा है 319। दोस्तों अगर 319 को आप गौर से समझेंगे, देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम 319 को और भाग देंगे किससे, 11 से। तो 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 बार जाएगा, और 31 में से 22 जाएगा तो अभी हमने घटाया था, क्या बताया था, 9 बचा था, और हासिल ये यहाँ पर 9 उतर के आ जाएगा तो 9 हो जाएगा। 11 9 के 99। तो दोस्तों ये जो 319 है, ये जो 319 दे रखा है, ये पूर्ण रूप से 11 से क्या है, आप याद रखेंगे, पूर्ण रूप से 11 से क्या है, डिवाइड है। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे 347 को, किसको, 347 को देखेंगे और डिवाइड बाई 11 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई जब 11 करेंगे तो 11 3 के 33 होता है, मतलब बचेगा 1 और 17 बचेगा। तो 17 में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 347 है दोस्तों वो भी 11 से क्या करता है, नहीं कटता है। तो अब बताइए 3 में क्रॉस लग रहा है, 1 कट रहा है, तो कौन सा कट रहा है, 319 वाला कट रहा है, यही विषम हो जाएगा। ठीक है, यही विषम हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पर 317 एक अभाज्य संख्या है, 349 एक अभाज्य संख्या है, और दोस्तों 347 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो। यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है, जो प्रश्न आपके थंबनेल में दिखाई दे रहा था वही प्रश्न है। यहाँ पर 8 16 43 107 और 232, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मैं बात करूं अगर इस प्रश्न की, तो 8 है, हम लिखेंगे 16 है, उसके बाद लिखेंगे 43 है, आगे लिखेंगे तो 107 है, और आगे लिखेंगे 232 है, और उसके बाद आगे लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके डिफरेंस की, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको डिफरेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, डिफरेंस मतलब अंतर ढूंढना है। तो अगर मैं अंतर की बात करूंगा दोस्तों, तो गौर से समझना है आपको, 16 और 8 में अंतर कितने का है, 8 का है। ठीक है, गौर से समझना है कितने का अंतर साथियों, 8 का अंतर है। उसके बाद 16 और 43 में अंतर देखेंगे,
16 और 43 में अंतर देखेंगे तो 43 माइनस 16 बचेगा 7, बचेगा 2। मतलब दोस्तों कितने का अंतर है? 27 का अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितने का? आप कहेंगे सर 27 का अंतर है 16 और 43 में, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे सर 27। उसके बाद देखिए यहाँ पर 43 है और यहाँ पर 107 है, तो 107 में से अगर 43 घटाएंगे तो 7 यहाँ पर बढ़ जाएगा तो 50 हो जाएगा और 7 वहाँ पर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है 57 7 64 का अंतर यहाँ पर है। और आगे देखेंगे, जब हम आगे देखेंगे तो देखिए 107 और यहाँ पर कितना है? 107 के बाद यहाँ पर दे रखा है हमें 232। 232 में से अगर हम यहाँ पर 107 घटा देते हैं, चलिए घटा के देख लेते हैं, 107 बचेगा हमारा 5, बचेगा 2, बचेगा 1, यानी कि 125। अब की बार में जो डिफरेंस आया है प्यारे दोस्तों वो कितने का आया है? 125 का आया है। तो अगला डिफरेंस क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए इसका एक लॉजिक चल रहा है, महत्वपूर्ण लॉजिक है, इसको आपको समझना है बस अच्छे से। अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ये जो 8 लिखा है दोस्तों, 8 जो लिखा है ये 2 का क्यूब लिखा गया है। 27 जो लिखा है प्यारे दोस्तों ये 3 का क्यूब लिखा है। 64 जो लिखा है ये 4 का क्या लिखा है? क्यूब लिखा है। 125 क्या लिखा है? आप कहेंगे सर 5 का क्यूब लिखा है। तो अगला वाला क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब आना चाहिए। 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब हमें पता है सर 216 होता है। और 232 में यदि हम 216 जोड़ देंगे, 232 प्लस 216 इस तरह से करेंगे तो 6 2 8 3 1 4 और यहाँ पर 2 2 4, मतलब दोस्तों 448 इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 448 आएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। 448 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीरीज का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको ऐसे ही लॉजिक से सॉल्व करके आएंगे और एग्जाम में अपना नंबर बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर हमसे कहा अक्षरों के उस सेट को चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमक रूप से भरे जाने पर पार्श्व श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहां पर दोस्तों एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है और इस अक्षर श्रृंखला को हमें क्या करना है? फिल करना है, यानी कि कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर लेटर लिख दें दोस्तों, अगर हम यहां पर लेटर लिख दें तो कोई दिक्कत होगी? के बाद क्या है? डैश है, फिर एल है, फिर डबल एम है दोस्तों। कितना है? डबल एम। उसके बाद फिर से एल है, फिर डैश है, फिर एम और के दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो फिर डैश है, फिर क्या है? डबल एम के दे रखा है इस बार, ठीक है। फिर डैश है, फिर एल डबल के एल दे रखा है, एल डबल के एल, फिर डैश है, फिर एम दे रखा है। तो इस तरह से कुल हमें पद दिए गए हैं। कितने पद हैं? चलो ये काउंट करते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी आए टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको काउंट करने हैं, यानी कि टोटल पदों की संख्या, अक्षरों की संख्या गिननी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल यहाँ पर जो अक्षरों की संख्या मिलेगी दोस्तों वो कितने मिलेगी? 20 मिलेगी दोस्तों। क्या मिलेगी? 20 मिलेगी। अब बहुत सारे विद्यार्थी यदि बीच में सुनना है तो गौर से समझना है। ये एल दे रखा है यार, आप ये जो डंडा दिखाई दे रहा है आपको सारे के सारे ये एल के डंडे हैं, याद रखेंगे। ये डंडे जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये डंडे एल के हैं। चलिए मैं इनको एल बना देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये एल के डंडे हैं, गौर से समझना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसको, क्या कितने पद मिले थे? तो आप कहेंगे सर 20 पद मिले हैं। कितने? 20। और 20 को दोस्तों हम क्या करते हैं? 5 गुणा 4 में डिवाइड कर लेते हैं। 5 गुणा 4 के पदों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 5 अक्षर हम बांट देंगे यहाँ पर। 5 5 अक्षर बांटेंगे तो पहले 5 यहाँ पर हो जाएंगे, के डैश एल डबल एम। उसके बाद अगले 5 बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगले 5 बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले 5 हमारे ये हमें लास्ट में दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है, इसका लॉजिक क्या है। अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूंगा दोस्तों, अगर मैं इसके लॉजिक की बात करूंगा तो पहले 5 अक्षर यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ पर, यानी कि 20 पद थे। 5 5 के भाग में हमने डिवाइड कर लिए। तो इसमें अगर दोस्तों हम पहले के भर दें तो डबल के एल डबल एम हो जाएगा, और इसमें डबल एल और डबल के कर दूं, ठीक है। गौर से समझना है। इसमें पहले यहाँ पर दूसरे वाले में डबल एल और लास्ट में डबल के हो जाए। उसके बाद यहाँ पर डबल एम है, फिर बीच में के है, तो फिर यहाँ पर डबल एल हो जाएगा। यहाँ पर डबल के है, एल है, तो लास्ट में डबल एम हो जाएगा। तो एक बार आप फिर से समझिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या भरा? एम भरा, ठीक है, एम भरा। यहाँ पर दोस्तों हमने एल भरा, कलर चेंज करके बता रहे हैं। फिर यहाँ पर के भरा, यहाँ पर एल भरा, फिर यहाँ पर हमने पहले वाले में के भरा था, ठीक है। इस तरह से हमने ये पद भरे हैं। और कौन कौन से पद भरे हैं याद रखेंगे। पहले दोस्तों हमने के को भरा है, ठीक है, ये के हो गया। उसके बाद में इस एल को भरा है तो एल आ जाएगा। उसके बाद फिर से के को भरा है, किसको भरा है? फिर यहाँ पर के को भरा है तो ये के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एल है तो इसको एल भर देंगे। यहाँ पर एम है तो एम हो जाएगा। के एल एम,
KL जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रश्न आपका SSC GD में पूछा जाएगा आपसे। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले नंबर को काउंट करना है, बराबर बराबर भागों में बांट लेना है और एक सीरीज का क्रम बना देना है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो क्रम क्या बना था, डबल के एल डबल एम, डबल एल एम डबल के, डबल एम के डबल एल, डबल के एल डबल एम, इस तरह का कोड बना था। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे दोस्तों कहा है गार्ड को अगर ये लिखा जाता है तो एफिड का कोड क्या होगा। चलिए बात करते हैं इसके प्रश्न के लॉजिक के बारे में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखेंगे। यहां पर लिखा गया है GOUR और D। गार्ड को लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे सर गार्ड को लिखा गया है आई के बाद सर क्यू के बाद एस के बाद टी के बाद एफ। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, सीधा नंबर लिखने हैं। जो लेटर दे रखे हैं इनमें अक्षर नहीं लिखने हैं, सीधा नंबर लिखने हैं कौन कितने पर आता है। अगर आप पहले अक्षर लिखेंगे फिर नंबर लिखेंगे तो समय वेस्ट होगा आपका। तो सबसे पहले जी होता है 7 पर, ओ होता है दोस्तों 15 पर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यू होता है 21 पर, आगे देखेंगे आर होता है दोस्तों 18 पर, फिर आगे देखेंगे डी होता है 4 पर। और दोस्तों इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे इसको लिखा है आई मतलब दोस्तों 9 पर, उसके बाद क्यू मतलब दोस्तों 17 पर, उसके बाद देखेंगे तो एस मतलब दोस्तों 19 पर, उसके बाद देखेंगे टी मतलब 20, उसके बाद क्या है एफ का मतलब 6, ठीक है, F6 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो इस तरह का अब इसका सबसे पहले लॉजिक ट्रैक करेंगे। 7 में अगर 2 जोड़ दें, 7 में अगर 2 जोड़ दें 9 हो जाएगा, 15 में दोस्तों 2 जोड़ दें 17 हो जाएगा, अगर 21 में से 2 घटा दें, अगर 21 में से 2 घटा देंगे 19 हो जाएगा, और 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक है दोस्तों, प्यारा सा लॉजिक है, इसको याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से कलर अलग लेते हैं और इसको चेंज करते हैं। कोड किसका बताना है, एफिड का बताना है, मतलब ए मतलब 1 पर होता है दोस्तों, कितने पर 1 पर होता है ए के बाद देखेंगे पी 16 पर होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है एच मतलब दोस्तों 8 पर होता है। उसके बाद देखेंगे तो आई लिखा है, क्या लिखा है, उसके बाद एच के बाद देखेंगे आई मतलब दोस्तों 9 पर होता है, और आगे देखेंगे डी 4 पर होता है। तो बीच वाले में 2 घटा देना है, क्योंकि बीच वाले में 2 यहाँ पर घटा हुआ था, तो बीच में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, मतलब मिडिल का नंबर एफ होना चाहिए। देखिए मिडिल का नंबर ऑप्शन नंबर 4 में ई है तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है जे है तो गलत है। अब 2 में एफ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सब में 2 2 जोड़ना है, इसके बाद क्या करना है सब में 2 2 जोड़ना है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, मतलब सी से स्टार्ट होना चाहिए, सी से स्टार्ट हो रहा है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, आर होना चाहिए। उसके बाद 8 में 2 घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे मतलब 11 के हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मतलब एफ हो जाएगा। तो दोस्तों 18 मतलब आर आना चाहिए, 1 मिनट, सी आना चाहिए, आर आना चाहिए, 6 का मतलब एफ आना चाहिए, के आना चाहिए, एफ आना चाहिए। सी आर एफ के एफ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहा है सभी किसान डॉक्टर हैं, क्या कहा है सभी किसान, जितने भी किसान हैं, जितने भी K4 किसान हैं वो सारे के सारे किसान क्या हैं, आप कहेंगे सर D4 डॉक्टर हो जाएंगे। K4 किसान जितने भी हैं वो D4 डॉक्टर हैं। और आगे हमसे क्या कहा है, आगे साथियों हमसे कहा है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। आगे कहा है सभी डॉक्टर जितने भी D4 डॉक्टर हैं, जितने भी दोस्तों D4 डॉक्टर हैं वो सभी के सभी क्या हैं जादूगर हैं, तो इनको J4 जादूगर बना देंगे। तो कुछ इस तरह का इन दोनों कथन से हमारा क्या बनेगा आरेख बनेगा। आरेख के माध्यम से हम कथन निष्कर्ष सॉल्व करते हैं, और अब देखिए इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो इस अब निष्कर्ष में हमसे दोस्तों कहा है सभी किसान जादूगर हैं। क्या सभी किसान K4 किसान का पार्ट J4 जादूगर के अंतर्गत आ रहा है, तो आप कहेंगे जादूगर का सर बड़ा सा पार्ट है और किसान का छोटू सा पार्ट है, और जो छोटू वाला किसान का पार्ट है वो बड़े वाले किसके जादूगर के पार्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो सभी किसान क्या हो जाएंगे जादूगर, मतलब ऑप्शन जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कोई किसान जादूगर नहीं है, कोई किसान क्या है जादूगर नहीं है। देखिए यहां पर अभी हमने जादूगर किसान बनाए थे, और कुछ किसान जादूगर हैं क्योंकि सभी किसान जादूगर हैं, और कुछ जादूगर भी किसान हैं क्योंकि जादूगर के अंतर्गत ही तो किसान आ रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है कोई किसान जादूगर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पॉजिटिव कथन में जब नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए, पॉजिटिव कथनों में अगर नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए तो दोस्तों वो निष्कर्ष क्या होता है गलत होता है।
तो इस स्थिति में हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है 5 वकील GNML तथा A वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्रोभिमुख बैठे हैं, आवश्यक नहीं वो इसी क्रम में है। जी तथा L के बीच में A बैठा है, L के दाएं दूसरा M है, A के ठीक बाएं G है, A के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ये जो प्रश्न है इसमें इसकी भाषा इंपॉर्टेंट है। भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आपको समझना है। इसमें दोस्तों हमसे कहा है कि जो वकील हैं वो केंद्रोभिमुख बैठे हैं। केंद्रोभिमुख का मतलब क्या है, मैं एक वृत्त बनाऊंगा, एक वृत्ताकार मेज है तो ये वृत्ताकार मेज हो गई, और किसान कितने हैं, सॉरी वकील कितने हैं, तो 5 वकील हैं। तो 5 वकील कुछ इस तरह से रखेंगे। क्या कुछ इस तरह से 5 वकीलों को रखा जाएगा, आप बताइए, क्या इस तरह से वकील रखे जाएंगे। देखिए ये भाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर क्या है, केंद्रोभिमुख। केंद्रोभिमुख का मतलब है केंद्र के विपरीत बैठे हैं। तो 5 किसान कुछ इस तरह से बैठेंगे, सॉरी 5 वकील केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे। तो पहला यहां पर रखते हैं, और कहा है जी तथा एल के बीच में ए है। तो जी तथा एल के बीच में ए कैसे हो सकता है, चलिए क्या रख के बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट बनाने की हम कोशिश करते हैं। 5 के 5 वकीलों को हम कुछ इस तरह से दोस्तों रख देंगे। 5 के 5 वकील हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब ये 5 वकील हुए हैं, तो हमसे भाषा में कहा है जी तथा एल के बीच में ए है। जी और एल के बीच में जो किसान, माफी चाहेंगे, जो वकील बैठा है वो कौन है, वो ए नाम का वकील बैठा है। तो जी को यहाँ पर रख दें और एल को यहाँ पर रखते हैं, तो बीच में यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कहा है एल के दाएं दूसरा एम है। एल के दाएं दूसरा, देखिए बाहर की ओर मुख है, और देखिए पहले जब अंदर की ओर मुख होता था तो दाएं दिशा ये होती थी, लेकिन बाहर की ओर मुख है तो दाएं दूसरा ये बनेगा, और दाएं दूसरा जब ये बनेगा और बैठा कौन, एम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो जी बैठा दिया, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया। अब दोस्तों इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम दोस्तों कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, जब भी दायां बायां दे रखा हो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो दूसरी लाइन में एल के दाएं दूसरा एम है। एल को अगर मैं यहां पर रखूंगा, तो समझना है आपको, पहले तो दायां ये होता था जब केंद्र की ओर मुख होता था, लेकिन अब की बार दायां ये बनेगा, और दायां जब ये बनेगा तो क्या कहा है, कौन बैठा है, एम बैठा है। अब दोस्तों हमें एक बात और याद रखनी है, पीछे कहा था जी तथा एल के बीच में ए बैठा है, तो जी और एल के बीच में मैं जी को अगर यहां पर रख दूं तो इन दोनों के बीच में ए बैठ जाएगा। शेष बचा कुचा कौन रहेगा, ए के ठीक बाएं जी है, तो ए के ठीक बाएं जी हो जाएगा। और दोस्तों बचा कौन, एल के दाएं दूसरा एम हो ही गया है। एक बच रहा है, एक वकील कोई बच रहा है, कौन सा वकील बच रहा है, तो आप कहेंगे एन नाम का जो वकील है वो यहाँ पर आ जाएगा शेष रहे स्थान पर। अब दोस्तों कहा ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है, ए के बाएं दूसरा देखिए विपरीत दिशा में मुख है ए का मुख कौन सी दिशा में, बाहर की ओर है, और बाहर की ओर अगर मुख है तो बाएं दूसरा ये वाला बन जाएगा। बाएं दूसरा दोस्तों कौन बनेगा, 1 मिनट, बाएं दूसरा पूछा है यार, क्या पूछा है, बाएं पूछा है या दाएं पूछा है, ए के बाएं दूसरा, ए का बायां कौन बनेगा, ये वाला दिशा बनेगा, पहला और दूसरा एम आएगा, कौन आएगा दोस्तों, एम आएगा, इसको याद रखेंगे। तो एम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मैंने इनको बाहर की ओर मुख करके बैठाया है दोस्तों, क्योंकि कहा था दोस्तों केंद्रों विमुख बैठे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में बैठे हैं। तो इस तरह से ए के बाएं दूसरा कौन बैठा है, एम बैठा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमसे कहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, लुप्त पद, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर दोस्तों बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, ये बताना है। चलिए अगर मैं बात करूं तो आसपास के जो नंबर दे रखे हैं इस तरह के, इनका प्रयोग करके हमको बीच वाला नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग करके क्या लाना है, बीच वाला नंबर लाना है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं इसमें एक लॉजिक लगाऊंगा दोस्तों, एक में इसमें लॉजिक लगाऊंगा। क्या करूंगा, इन दोनों के जो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है, 3 है, तो इसके साथ में क्या है 64 है। उसी प्रकार 5 है तो यहाँ पर 0 है। उसी प्रकार 8 11 है तो यहाँ पर 36 है। तो बाहर के नंबरों का प्रयोग करके अंदर का नंबर लाएंगे। क्या करेंगे, बाहर के नंबरों का प्रयोग करके, जैसे यहाँ पर 7 है, 3 है, तो इसका प्रयोग करके हम अंदर का क्या लाएंगे, 64 लाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 7 और 3 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई अपने तरफ से 4 कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, जो कि बीच में दे रखा है। गौर से समझना है, लॉजिक यही है प्यारे दोस्तों। 4 जो हमने अंतर लिया था 7 और 3 का, उसका कर देंगे स्क्वायर, और बाहर से 4 अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 हो जाएगा। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 6 है, तो 8 और 2 है, इनका डिफरेंस क्या बनेगा,
8 और 2 का डिफरेंस बनेगा हमारा दोस्तों 6। तो इस 6 का कर देंगे स्क्वायर और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो 6 चंग 36 और 36 चौके होता है 144। क्या होता है? 144। जो क्वेश्चन मार्क है क्या उसके स्थान पर 144 आ रहा है? चलिए चेक करते हैं आगे वाले से। तो देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? 8 और सॉरी यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 8 है। तो 11 और 8 का जो अंतर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 3। तो इस 3 का करेंगे स्क्वायर, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए यही 36 यहाँ पर दे भी रखा है। अब ये 5 है और ये 5 है, इनका डिफरेंस करेंगे। 5 में से 5 जाएगा कितना? 5 में से 5 जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई में 4 करेंगे। ठीक है, और तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर होता है 0। अब जब किसी संख्या में गुणा 0 का हो जाता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 दे भी रखा है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 144 आएगा। और 144 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे कहा है दिए गए विकल्पों में शब्दकोश के अनुसार अगर व्यवस्थित करें तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? क्या बताना है? तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द के बारे में बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका रैंकिंग क्रम व्यवस्था का। ठीक है, ये भी क्रम व्यवस्था ही होती है एक तरह से, और इसमें पूछा गया है हमसे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो CH यहाँ पर है, CH यहाँ पर है, CH इसमें भी है, CH इसमें भी है और CH इसमें भी है। तो बताइए इसमें तीसरे स्थान पर बताना है ना हमें। क्या बताना है? तीसरे स्थान पर। तो इसका मतलब गौर से समझना है। यहाँ पर CH को तो छेड़ेंगे नहीं। तो I होता है हमारा 9 पर, E होता है दोस्तों 5 पर। ठीक है, और I होता है यहाँ पर भी 9 पर। जो I दे रखा है गौर से समझना है, ये I का स्थान कितना होता है? 9। E का स्थान होता है 5। ठीक है, यहाँ पर भी E का स्थान कितना होता है? 5 होता है। इसको भी याद रखेंगे। तो अब इसके बाद आगे चेक करेंगे। यहाँ पर 9 और ये 9, इसका मतलब है ये तो लास्ट में आने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा इनमें से कोई हो सकता है जो 5 पर दे रखे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर R दे रखे हैं, डबल R दे रखे हैं। तो पहले R का मतलब 18 हो जाएगा। यहाँ पर S है तो मतलब क्या हो जाएगा? S है तो मतलब 19 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर S है तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और आगे देखेंगे इसमें तो R है फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो S है फिर यहाँ पर 19 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों T है तो मतलब 20 हो जाएगा। अब गौर से समझिए, 5 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, 5 आएगा, 18 है, सॉरी 5 के बाद 19, 19। तो बताइए 5 के बाद 19 पहले आएगा या 18 आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 के बाद 18 पहले आएगा। तो यहाँ पर 5 दे रखा है तो 18 पहले आएगा। तो मतलब 2 नंबर का विकल्प है वो पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से समझिए, फिर से समझना है आपको। तो अब बचे 4 और 5। 4 और 5 में देखिए यहाँ पर 19 है तो ये भी 19 आया है, मतलब समान है। अगली बार में देखेंगे 19 है और 20 है। तो अब इनमें कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे 19 छोटा है, 20 बड़ा है। तो मतलब क्या होना चाहिए? दूसरे नंबर पर 4 आना चाहिए और दूसरे नंबर पर 4 और तीसरे नंबर पर 5 नंबर का विकल्प जिसमें दे रखा है चेस्ट। क्या दे रखा है? चेस्ट। तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखें तो यहाँ पर M मतलब कितने पर? 13 पर। तो यहाँ पर 13 है और L होता है 12 पर। तो अब देखिए यहाँ पर 12 पहले आएगा कि 13 आएगा? आप कहेंगे 12 पहले आएगा। तो तीसरा इस तरह से आना चाहिए और पहला वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा था? दिए गए विकल्पों में से अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो शब्दकोश तो ये बन रहा है। तो तीसरे स्थान पर कौन आया है? 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दे रखा है? चेस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? चेस्ट। और चेस्ट कौन से ऑप्शन में दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब है चेस्ट जो होगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन से स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा। इसका सही उत्तर यही पूछा है हमसे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे कहा है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर, जीव विज्ञान यहाँ पर है, कंप्यूटर यहाँ पर है, और गणित ना पढ़ने वाले, गणित के छात्र जो हैं तो वो ये सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन से सर्कल के? गौर से समझना है, इस वाले सर्कल के अंतर्गत। तो इस वाले सर्कल के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे के सारे काट देंगे क्योंकि गणित वाले हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा कि गणित वाले नहीं होने चाहिए और कौन होने चाहिए? जीव विज्ञान भी पढ़ें, कंप्यूटर भी पढ़ें। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों कौन पढ़ता है? 7 नंबर जो स्टूडेंट दे रखा है। जो 7 स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिसमें दे रखा है 7। 7 ही इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है? फिगर ऑफ काउंटिंग करनी है, फिगर काउंटिंग करनी है और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं कितने हो जाएंगे, मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो गौर से समझना है।
त्रिभुज इसको ऐसे ही सीधा गिन लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही गिन लेते हैं। एक ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 ये हो गए। गौर से समझना है, मैं नंबर दे देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इन सभी से मिलकर बनने वाला 1 2 3 4 से मिलकर बनने वाला 5वां यहाँ पर हो जाएगा। और आकृति तो एक जैसी है, अगर 5 यहाँ पर मिलेंगे तो 5 यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे 5 5 10 कितने हो जाएंगे, 10 त्रिभुज इसमें स्थित है, याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर 2 में 10 दे रखा है, यही इसका सही उत्तर है। अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप इसको सीधा उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। 10 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। और दोस्तों आज के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक पहली बार अपने चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर, ठीक है दोस्तों। कुछ अभी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब निरंतर क्लासेस आपकी आने लगेगी कल या परसों से, ठीक है। तो देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।